गुड मॉर्निंग अगेन। बेटा अभी आपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हो तो उस पे फोर्स आती है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें करंट है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज का टाइटल आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की हुई है। हमारे पास फोर्स निकालनी है। दो कंडक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और दोनों में ही करंट है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बीच में आ गया है ना, क्योंकि दोनों कंडक्टर जो हैं वो फील्ड एग्जर्ट करते होंगे। तो एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर दूसरा कंडक्टर आ गया होगा और दूसरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पहला कंडक्टर आ गया होगा। तो ऑटोमेटिकली दोनों कंडक्टर पर फोर्स आ रही है। लेकिन जहाँ दो केस अराइज हो सकते हैं कि मान के चलो कि ये दो पैरेलल कंडक्टर मैंने लिए, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि दोनों, चलिए एक में करंट I1 एक में करंट I2, एक कंडक्टर को मैं A नाम दे देता हूँ, एक कंडक्टर को मैं B नाम दे देता हूँ और दोनों के बीच में D डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ भी तो हो सकती है कि दोनों कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो पहले मैं कौन सा केस लेता हूँ? पहला केस लेता हूँ व्हेन करंट flowing इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो सेम डायरेक्शन पे अगर करंट जा रहा हो तब जो फोर्स आएगी उनके बीच में, क्या एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, वो रिजल्ट हम जहाँ पे पढ़ लेंगे और इन फ्यूचर उस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मान कर चलिए कि एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ जहाँ पर इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ P। ठीक है, और इस P पॉइंट पर मुझे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो आप पहले निकालें। तो देखिए कैसे। अब P पॉइंट इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर है, B कंडक्टर की, और आपने तो पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट है वो अपनी सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। इट मीन्स इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B कंडक्टर में जो I2 करंट है ना, इससे नहीं आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक कंडक्टर जिसमें करंट है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, इस कंडक्टर में अगर करंट है तो इस करंट के कारण फील्ड बनेगी जरूर इसके सराउंडिंग में, लेकिन इस कंडक्टर पे सरफेस जो है, सरफेस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट से नहीं आएगी। तो जहाँ P पॉइंट पे जो मैग्नेट फील्ड आएगी वो I2 करंट जो है उसके कारण नहीं आएगी, लेकिन इसके कारण आएगी I1 पे। तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ पहले? तो पहले मैं निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर A। ड्यू टू कंडक्टर A क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि A कंडक्टर में करंट है, उस करंट के कारण जो फील्ड आएगी तो उसे मैं BP लिख देता हूँ, है ना। और कितनी फील्ड आती है तो ये आपने पढ़ा हुआ, एक स्ट्रेट कंडक्टर के किसी डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है, वहाँ पे फील्ड कितनी आएगी? μ0। करंट कितना है? तो ये I1 करंट की वजह से फील्ड आ रही है, तो I1 इंटू 2π, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो ये आपने पहले बोला हुआ है कि ये D डिस्टेंस है, ये आ गया। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड आई, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि राइट हैंड स्क्रू रूल या मैक्सवेल रूल यूज़ सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे इस पे फील्ड निकालनी है। तो मैं देखिए कैसे राइट हैंड थंब की बात करता हूँ। मैंने बोला था कि जिस तरफ, या एक चीज़ सिंपली तरीके से आप बोलिए, ये आप पढ़े हुए हैं, ये देखिए अगर इसके कारण जो फील्ड आ रही है, अगर तो पॉइंट इधर होता तो अपवर्ड डायरेक्शन आती, अगर इधर होता है डाउनवर्ड आती। तो I1 करंट के कारण जो फील्ड आ रही है और पॉइंट राइट साइड पे है, तो जहाँ पे मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब ये हो गया कि जैसे ये पेपर है, जो इस पे परपेंडिकुलर फील्ड आएगी ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो अंडरस्टूड है कि जिसे हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम अस। अगर हम अपने से रीडर की बात करें, अवे फ्रॉम रीडर कोई बुक लिखती है, इट मीन जो पढ़ने वाला ना उसे दूर। तो
उसकी तरफ ले आएगी, उससे दूर चले जाए। तो जहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड शो करना चाहता हूँ तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किस तरफ आप शो करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आप परपेंडिकुलर डाउनवर्ड शो करेंगे, जिसे आप क्रॉस से करेंगे। ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि मानकर चलो कि हमारे पास इस पूरे कंडक्टर की लेंथ L है, दोनों कंडक्टर की लेंथ L है ना। और अब ये क्या हो गया कि ये कंडक्टर इस कंडक्टर की फील्ड के ऊपर आ गया, इट मीन्स इससे फोर्स आई होगी, है ना। तो चाहे ये P पॉइंट में इधर लेता तब भी इतनी फील्ड आनी थी, क्योंकि डिस्टेंस वही रहना था, चाहे P पॉइंट इधर। तो इस P पॉइंट को इस कंडक्टर के सरफेस पे जहाँ मर्जी लीजिए इतनी ही फील्ड आएगी और डायरेक्शन सेम रहेगी। इसका मतलब हो गया कि ये जो B कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आ गया, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, वो A कंडक्टर की है, राइट। तो इस पिछले वाले क्वेश्चन को याद करिए, जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर होता है उस पर फोर्स आती है, तो इसका मतलब हो गया इस B कंडक्टर पर भी फोर्स आएगी। नाउ force exerted on the conductor B will be। तो वो फोर्स कितनी आनी है, वो फोर्स हमारे पास उस कंडक्टर पे B कंडक्टर पे आ रही है, तो इसे मैं FB लिख रहा हूँ। कितनी आनी है, कितना करंट है उस कंडक्टर में, कितनी उस कंडक्टर की लेंथ है, और कितनी उस कंडक्टर पर मैग्नेट फील्ड है। तो मैग्नेट फील्ड उस कंडक्टर पे BP, यही मैग्नेट फील्ड सारी जगह पे है। तो अगर हम I2LBP की वैल्यू अगर जहाँ से ये लिखूँ तो हमारे पास B कंडक्टर पर कितनी फोर्स आएगी, म्यू नॉट I1I2L/2πD। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो आपने जहाँ पे फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें और आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड कंडक्टर A आएगी। तो जो भी फोर्स आई B पर उसकी डायरेक्शन टूवर्ड कंडक्टर A आएगी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। डायरेक्शन ऑफ FB is towards conductor A, राइट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि पर यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स आई, है ना, तो पर यूनिट नाउ फोर्स exerting per unit length of the conductor B, उस फोर्स को आप F लिखें, और पर यूनिट लेंथ मीन टोटल फोर्स डिवाइड बाई L। जब मैं टोटल फोर्स डिवाइड बाई L करूँगा ऊपर L ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें म्यू नॉट I1I2 डिवाइड बाई 2πD रहेगा, उसमें फिर हम L नहीं लिखेंगे, और ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स कंडक्टर A। सिमिलरली फोर्स exerted per unit length of the conductor A, अगर हम A कंडक्टर की बात करें तो वो फोर्स जो है वो फोर्स भी म्यू नॉट I1I2 2πD ही होगी, लेकिन जिसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स कंडक्टर B रहेगी। तो हम डायग्रामिकली अगर लिखें तो जो इस पर फोर्स आएगी उस फोर्स को अगर मैं FA का नाम दे रहा हूँ, है ना, तो जो FA पर फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स कंडक्टर B रहेगी, जो B कंडक्टर पर फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स कंडक्टर A रहेगी, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर।
तो इस पॉइंट को याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो कंसेप्ट की बात करें या ऐसे याद रखें। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। दो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर दो कंडक्टर में सेम साइड करंट जा रहा हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो आप चार्ज का केस याद रखें और याद रखें कि जो करंट का केस है ना, वो चार्ज के केस से अपोजिट है। तो सेम चार्ज अगर रिपेल करते हैं, सेम साइड अगर करंट जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इसी के अपोजिट मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अगर हमारे पास दो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो कंडक्टर के, जैसे यही डायग्राम में ली, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो, I1 अगर ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ हो, तो ये अट्रैक्ट के बजाय रिपेल करेंगे, है ना। तो ये भी आप ले सकते हैं। अब एक चीज़ और आप इसी के साथ साथ आप कंसेप्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि जैसे हीटर की कॉइल में अगर करंट जाता है ना, तो वो कॉइल जो है कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है, उसकी लेंथ कम क्यों होती है। तो उसकी वो भी ये रीज़न है कि जैसे ही करंट जाता है तो मैं अगर यहाँ पे डायग्रामिकली बताऊँ, ये आ गया करंट, तो जैसे ही करंट जाएगा ये आ गया, फिर ऐसे। अब देखिए इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना, इसके ऐसे टू डायमेंशनली तो आप कह रहे हैं कि ये है, लेकिन ये तो ऐसे टर्न है, बिल्कुल इसके अपोजिट ये वाला टर्न है। सेम डायरेक्शन में करंट और इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला टर्न है। तो आप देख रहे हैं, इनको एक कंडक्टर मानकर चलिए और सेम डायरेक्शन में करंट है। तो इसलिए जब भी इसमें करंट जाएगा तो ये टर्न जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इट मीन्स कि ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट क्वेश्चन इससे निकला आता है, कभी एक नंबर में आता है। तो आप ये पिछला ही याद रखें कि जब भी करंट जा रहा है तो वो क्या करेगी, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसके साथ साथ हम एक डेफिनेशन जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, है ना। एम्पियर की डेफिनेशन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ी थी, लेकिन ये इस केस में भी हम बना रहे हैं। मान के चलो कि ये जो अभी आपने फोर्स आ रही है दो कंडक्टर के बीच में, वो आपने देखा इतनी फोर्स है। मैं दोनों कंडक्टर में जो करंट मानकर चलता हूँ I1 I2, उसे कहता हूँ कि वो 1 एम्पियर करंट है। दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं 1 मीटर लेके चलता हूँ। तब हम देखते हैं कितनी फोर्स उनके बीच रहती है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की रेज़ पावर -7। करंट आपने 1 बोला, ये आपने 2 पाई, डी भी आपने 1 बोला। तो क्या देखेंगे आप, सिर्फ बचेगा 2 × 10 की रेज़ पावर 7 न्यूटन, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर दो कंडक्टर, जिन कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर हम तभी बोलेंगे अगर इनका गैप जो है वो 1 मीटर है और इनके बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो इतनी हो, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, लेकिन कौन से कंडक्टर, 2 पैरेलल कंडक्टर्स, है ना। चाहे वो करंट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, इट हार्डली मैटर्स। तो जो भी इन दो पैरेलल कंडक्टर में करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर तभी माना जाएगा, है ना, इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड हैविंग 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स बिटवीन देम। कि दो कंडक्टर जिनमें गैप 1 मीटर है और जिनमें करंट 1 एम्पियर हम तभी बोल पाएंगे अगर 1 मीटर गैप होने के बाद उन कंडक्टर के बीच में इतनी फोर्स है, राइट। तो मैं इसे कंक्लूड करता हूँ, अगर कोई एक कंडक्टर मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है, उस पर फोर्स आती है, कितनी फोर्स आती है वो आपने निकाली। फिर आप दो कंडक्टर पे आए कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है या अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, तो वो तो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, डायरेक्शन उनकी अलग है। लेकिन ऐसे हम बोलेंगे फोर्स कितनी आती है, तो फोर्स कितनी आती है, म्यू नॉट, दोनों का करंट कितना है 2 पाई और दोनों के बीच में गैप कितना है। ठीक है, तो ये इतनी फोर्स आती है और इसी फोर्सेस या इसी जो फार्मूला बना हमारे, इसी की बेसिस पे हम नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे और CBSE में एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी इस टाइप की प्रॉब्लम का आप देखेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।